हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जी.सी. लियोंग की। इस बुक के सेकंड पार्ट को हम लोगों ने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 13 से, और 13 से लेकर 19 तक के जो 7 चैप्टर हैं, यानी कि हाफ ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि इस पार्ट में कुल 13 चैप्टर है, तो उसमें से 7 चैप्टर जो है वो हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 8वां चैप्टर या फिर ओवरऑल बुक का हम कहें तो 20वां चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे, जो है टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, जिसको स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोला जाता है। तो पिछला जो चैप्टर था उसमें भी हम लोगों ने कुछ टेम्परेट क्लाइमेट की ही बात की थी, लेकिन वो टेम्परेट क्लाइमेट कैसा था, वो था आपका वेस्टर्न मार्जिन वाला, है ना, यानी कि कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में जो था उसको लेकर हमने बात करी थी, और काफ़ी डिटेल में उसको पूरे मैप के साथ और सब चीज़ों के साथ हमने समझा था कि वहाँ का जो क्लाइमेट वगैरह है वो ऐसा क्यों है, वहाँ पर वेजिटेशन कैसी होती है, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है। तो ऑलमोस्ट इस पार्ट के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें यही चीज़ है, मतलब उनकी जो थीम है वो ऐसी ही है कि सबसे पहले हमें क्लाइमेट देखना है, क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि कहाँ कहाँ पर उस तरीके का क्लाइमेट पाया जाता है। उसके बाद हमें उसमें क्लाइमेट समझना है वहाँ का कि कितनी वहाँ पर रेनफॉल होती है, कितना वहाँ पर टेम्परेचर रहता है, एनुअल रेंज वगैरह कैसी है वो समझना है। देन हम लोग बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की, कि वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं। तो यही पूरी की पूरी जो थीम है वो हर चैप्टर की आपको देखने को मिल रही है। तो आज हम लोग एक और टेम्परेट रीजन के ही कॉन्टिनेंट क्लाइमेट की बात करेंगे, जो है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल मतलब आप समझिए कि कॉन्टिनेंटलिटी जो इफेक्ट है उससे ये संबंधित है। मतलब हम बात करेंगे अब थोड़ा सा, जो वेस्टर्न मार्जिन हमने पिछले पार्ट में बात करी थी उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ को आएंगे, हम कॉन्टिनेंट के इंटीरियर की तरफ को आएंगे, और इस तरीके का जो क्लाइमेट है उसको स्टेपी क्लाइमेट भी बोला जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे ये कोर्सेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और फुल कोर्स जो है वो आप लोगों को अब तक पता लग चुका होगा कि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए सिर्फ जो पहला वीडियो है, हर चैप्टर का जो पहला वीडियो रहेगा, या हर चैप्टर में से एक वीडियो आप कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसको आप एज अ प्रीव्यू मान के देख सकते हैं। और बाकी जो वीडियोस हैं वो आप लोगों के लिए फुल कोर्स में अवेलेबल कराए गए हैं। अब इसमें कुछ लोगों को ये लग सकता है कि हमने पहला पार्ट पूरा का पूरा फ्री में दिया, सेकंड पार्ट भी फ्री में दिया जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ये पता होगी, आप लोगों ने खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, फील किया होगा कि फ्री की जो चीज़ होती है वो वाकई में फ्री की होती है। मतलब उसको लेकर इतना ज़्यादा जो है लोगों के मन में सिंसियरिटी या सीरियसनेस नहीं होता। और थोड़ा बहुत ऑब्वियस सी बात है कि पैसे की ज़रूरत तो हमें भी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ वगैरह हम आप लोगों के लिए ला सकें, है ना। तो आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं कि कितने सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, और भी चीज़ें हम आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हम लोगों ने अब टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया है जहाँ पर आप लोग डेली में क्विज़ेज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं, और धीमे धीमे जैसे जैसे वहाँ पर क्विज़ेज़ की संख्या बढ़ती जाएगी तो वहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन ये भी मिलने शुरू हो जाएंगे कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से, या फिर आप ये कहिए कि अपने हिसाब से जो भी टॉपिक की आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस टॉपिक का क्विज़ आप खुद जब चाहे तब अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी भी उस ग्रुप में धीमे धीमे जो है वो ऐड की जाएगी। तो आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ज़रूर रहेंगी। और ऑब्वियस ही बात है कि अभी तक जितने भी हमने कोर्सेज पब्लिश किए हैं फ्रॉम दी लास्ट 1 ईयर के आसपास में, तो सारे के सारे कोर्सेज हमारे बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में अवेलेबल हैं। उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी अमाउंट हम आप लोगों से ले रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हम आपको दे रहे हैं उसके बारे में आपको पता है, लेवल ऑफ एजुकेशन जो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में अगर आप कोर्सेज की जो प्राइस है अगर आप वो कंपेयर करते हैं अदर प्लेटफॉर्म के साथ, या मैं कहूँ कि मार्केट प्राइस के साथ अगर आप उसको कंपेयर करते हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि हमारे कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइसेस हमने रखा हुआ है। और उसके पीछे मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसके पीछे जो मकसद है वो हमारा यही है कि हम एजुकेशन को सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि पैसे की अभाव की वजह से या पैसे की कमी की वजह से किसी को भी जो है वो शिक्षा का हक जो है वो उनसे छीना जाए, है ना। शिक्षा सभी का हक है, सभी लोगों को ये मिलनी चाहिए।
तो थोड़ा बहुत रीजनेबल रेट्स आप लोगों से लिए जा रहे हैं। जो हमारे एजुकेटर्स हैं उनके लिए भी, मतलब उनको भी अब ऑब्वियस ही बात है कि पेमेंट करना है, तो उसके लिए है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी और फैसिलिटीज़ आप लोगों के लिए लाई जा रही है, क्विजेज वगैरह है, टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह है, उन सबको मैनेज करने की बात है, वेबसाइट मैनेज करने की बात है, तो उन सब के लिए थोड़ा बहुत आप लोगों से रीजनेबल रेट्स हम लोग ले रहे हैं। बाकी कोई बहुत बड़ी अमाउंट या कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग यहाँ से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये बात आप थोड़ा सा समझिएंगे तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। और आने वाले समय में आप लोगों के लिए फिर और ज़्यादा कोर्सेज जो है वो हम आप लोगों के लिए तभी ला पाएंगे जब हमें थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट और प्यार जो है वो मिलेगा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है हमें, और आगे आने वाले समय में भी अपना जो प्यार है, अपना सहयोग है, अपना आशीर्वाद है, वो हमारे साथ बिल्कुल बनाए रखिए इसी तरीके से। और सब कुछ जो है वो हम आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया आप लोगों को चीज़ें या कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन इस टॉपिक का या इस चैप्टर का जो है टेम्परेट क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल टाइप का टेम्परेट क्लाइमेट रहेगा, जिसको स्टेपी क्लाइमेट भी बोलते हैं, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के साथ। देखिए, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, जिसको मैंने बताया कि स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। अब ये क्या है? सबसे पहला तो वही जो मैंने आपको बताई कि थीम सेट है हर तरीके इस तरीके के हर चैप्टर्स की, कि सबसे पहले हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन, कि कहाँ कहाँ पर इस तरीके का क्लाइमेट पाया जाता है। तो बॉर्डरिंग द डेजर्ट्स अवे फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन्स एंड इन द इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। यानी कि जो हमने डेजर्ट की बात की थी, है ना, हमने इससे पहले जो क्लाइमेट की बात करी है वो क्या है? सबसे पहले हमने बात करी जो इक्वेटोरियल रीजन में जो आपका हॉट वेट क्लाइमेट होता है उसके बारे में बात करी। फिर हमने बात करी जो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है या सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट है उसकी बात करी। उसके बाद हम आए जो हमारे डेजर्ट्स हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, टेम्परेट डेजर्ट्स या जिनको मिड लैटिट्यूड डेजर्ट भी बोलते हैं, उनकी बात करी। उसके बाद हमने पिछले पार्ट में देखा था वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, है ना, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, जिसको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, उसके बारे में। अब हम थोड़ा सा उसी क्लाइमेट से, जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट था, उसी से कॉन्टिनेंट के इंटीरियर की तरफ को जाएंगे और उसकी बात करेंगे। तो यही चीज़ इसमें लिखी है कि डेजर्ट्स को ये बॉर्डर कर रहा है, मतलब डेजर्ट्स के बॉर्डर में उसके बाहर की तरफ है, और मेडिटेरेनियन जो रीजन है उससे थोड़ा सा दूर है। और कहाँ पर है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, दैट इज इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। यानी कि अब हम कोस्टल रीजन से थोड़ा दूर चलेंगे और कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में चलेंगे। तो वहाँ पर जो बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे वो होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब देखिए, ग्रासलैंड्स की मैंने बात बोल दी, मैंने ग्रासलैंड्स आपको वर्ड बोल दिया, तो इससे आप कह सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन की एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि यहाँ पर कोई बहुत बड़े पेड़ वगैरह या कोई बहुत लहलहाती हुई खेतें नहीं होंगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रास होंगी, है ना, घास के मैदान ये होंगे। अब इसमें क्या लिखा है कि दो दे लाई इन द वेस्टर्ली विंड बेल्ट, ये भी वेस्टर्ली विंड बेल्ट में ही लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टेम्परेट रीजन में है। और टेम्परेट रीजन में हमने पिछले पार्ट में बहुत डिटेल में मैप में देखा था कि वहां पर वेस्टर्लीज जो होती हैं, है ना, वेस्टर्लीज या जिनको पछुआ हवाएं बोलते हैं, वो यहां पर बहती हैं। लेकिन दे आर सो रिमोट फ्रॉम मैरीटाइम इन्फ्लुएंस दैट द ग्रासलैंड्स आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस। लेकिन मैंने फिर आपको बताया कि मैरीटाइम इन्फ्लुएंस यहां पर नहीं होगा। मैरीटाइम मतलब, ये जो मैरीटाइम वर्ड है ये बना है मरीन से। मरीन मतलब होता है क्लोज टू, आप कह सकते हैं मरीन मतलब है वाटर, है ना, वाटर बॉडीज आपकी जो भी हैं, चाहे वो ओशन है चाहे वो सीज है, उससे ये दूर है ना। रिमोट फ्रॉम मैरीटाइम मतलब कि मैरीटाइम रीजन से या वाटर के जो भी रीजन्स है, ओशियन, सीज, उनसे ये दूर है। तो दूर होने की वजह से क्या है कि यहाँ पर पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत कम पेड़ देखने को मिलेंगे, इसीलिए बोला गया है प्रैक्टिकली ट्रीलेस, मतलब बहुत कम आपको कुछ थोड़ा बहुत पेड़ देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस या घास देखने को ही मिलेंगी। अब these grasslands are so distinctive in their natural vegetation that although those which occur in the southern hemisphere have a much more moderate climate, they are often dealt with together। अभी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन मैप में भी दिखाऊंगा, या आप लोगों को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम जैसे हमने मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात करी तो वहाँ पर भी हमने क्या देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। सिमिलरली ये जो टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर के रीजन्स हैं वहाँ पर हम देखेंगे कि थोड़ा सा क्या है कि वहाँ पर आपको मैरीटाइम इफेक्ट या जो मरीन बॉडीज के पास होने का इफेक्ट है, जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है, वो देखने को मिलेगा। इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा कैसा है, इट इज मोर मॉडरेट क्लाइमेट। कहाँ पर? सदर्न हेमिस्फीयर में।
लेकिन फिर भी हम इन दोनों के दोनों मतलब नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के जो रीजन्स हैं उनको हम क्या करते हैं, एक ही साथ डील करते हैं, एक ही साथ पढ़ रहे हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ग्रासलैंड्स हैं दे आर फार मोर एक्सटेंसिव एंड आर एंटायरली कॉन्टिनेंटल। एक्सटेंसिव का मतलब है कि उनका जो एक्सटेंशन है वो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा एक्सटेंशन है एज कंपेयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर के जो ग्रासलैंड्स है उससे कंपैरिजन में। और दे आर एंटायरली कॉन्टिनेंटल, मतलब पूरे के पूरे वो कॉन्टिनेंट के अंदर है, वाटर बॉडीज के आसपास उनके कुछ भी नहीं है। अब यूरेशिया की बात करें हम, यूरेशिया इज नथिंग बट यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया को जब हम मिला देते हैं तो उसको कंबाइंड बोला जाता है यूरेशिया। यहां पर इनको बोला जाता है स्टेपीज। अब ये मैं जो नाम आपको बता रहा हूं इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है काफी बार यूपीएससी में पहले पूछे जा चुके हैं, है ना। यूपीएससी की अगर आप सिविल सर्विसेज की बात करें तो उसमें जनरली नहीं पूछा गया, लेकिन सीडीएस वगैरह के एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी वगैरह में पूछा गया है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं इस तरीके के सवाल, है ना। कि ये जो नाम है इनको मैच द फॉलोइंग में दे देता है कि ये नाम जो है कहां पर से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेपीज जो है दे आर नथिंग बट द ग्रासलैंड्स, और उनको बोला जाता है, कहां पर ऐसा नाम है, दैट इज इन यूरेशिया। And stretch eastwards from the shores of the Black Sea across the Great Russian Plain to the foothills of the Altai Mountains, a distance of well over 2000 miles। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े डिस्टेंस में ये फैला हुआ है, 2000 माइल तक के। 2000 माइल का मतलब लगभग हो गया, आप कह सकते हैं 3,500 से लेकर अराउंड मैं कहूंगा 3200 किलोमीटर के आसपास, इतनी लेंथ में ये जो है फैले हुए हैं। इसीलिए इनको बोला गया था कि दे आर एक्सटेंसिव। और कहां से है ये, ब्लैक सी से शुरू होते हैं, रशिया प्लेन में जाते हैं, उसके बाद अल्ताई माउंटेन्स तक ये पूरा जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी ये चीज बोलते आया हूं कि मैप वर्क जो है आप लोग साथ साथ करते चलिए। मैं इसका मैप वर्क आपको किसी दिन करा दूंगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक पूरा का पूरा मैप बना के आप लोगों के लिए सारा का सारा वर्ल्ड में हर तरीके का क्लाइमेट कहां से कहां पर है, कैसा है, वो बना के आप लोगों को जो है कोर्स के अंदर वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। अब दे आर ब्रोकन इन फ्यू प्लेसेस बीइंग इंटरप्टेड बाय द हाईलैंड्स। अब घास के मैदान है, कहीं कहीं पर कोई हाईलैंड वाला एरिया आ जाएगा। हाईलैंड वाला एरिया मतलब आप मान सकते हैं जैसे प्लेट्यू वगैरह टाइप का कुछ आ जाएगा, तो वहां पर इनमें बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन होगा। अदरवाइज ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत लंबे स्तर में फैले हुए हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इंटरप्शन अगर बीच में आ रहा है तो ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, कंटिन्यूअस नहीं है, ये चीज को समझेंगे आप। देयर आर आइसोलेटेड सेक्शंस इन द पुस्ताज ऑफ हंगरी एंड द प्लेन्स ऑफ मंचूरिया। अब इसको आप थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए, ये जो हमने बात करी यूरेशिया वाले में, दिस इज योर स्टेपी। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा स्टेपी है। अब इसमें यह बोला है कि बीच में थोड़ा बहुत कहीं पर हाईलैंड आ रहे हैं, और जैसे यहां पर आप छोटा सा एक देख रहे हैं, ये मंचूरिया ग्रासलैंड है, फिर हंगरी के पास आपको एक पुस्ताज दिख रहा है, इनके बीच में आपको दिख रहा है कि ब्लैक रीजन नहीं है। जो ब्लैक रीजन है वो पूरा का पूरा क्या है, दे आर योर स्टेपीज। और जहां पर ब्लैक नहीं है मतलब बीच में वहां पर क्या हो गया है, इंटरप्शन हो गया है। इसके बाद ये तो हमने देख लिया यूरेशिया के रीजन में। अब नॉर्थ अमेरिका में अगर हम बात करें, उत्तरी अमेरिका में, तो ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो क्वाइट एक्सटेंसिव। यहां पर भी जो इनका एक्सटेंशन है वो काफी ज्यादा है, एंड आर कॉल्ड प्रेरीज। देखिए फिर से एक टर्म इंपॉर्टेंट आ गया, स्टेपीज बोलते हैं यूरेशिया में, नॉर्थ अमेरिका में उनको बोला जाता है प्रेरीज। एंड दे लाई बिटवीन द फुटहिल्स ऑफ द रॉकीज, जो आगे रॉकीज माउंटेन है उसकी तलहटी या उसके फुटहिल से लगते हैं, एंड द ग्रेट लेक्स एस्ट्राइड द अमेरिकन कैनेडियन बॉर्डर। और अमेरिका का और कनाडा का जो बॉर्डर है उसके पास ये ग्रेट लेक तक होके जाते हैं। ठीक है, ये आपको यहां पर दिख जाएगा, प्रेरीज यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ नाम। प्रेरीज कहां पर है मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ अमेरिका में। अब इसके बाद आगे देखिए, तो ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो यही दो जगह आपको देखने को मिलेंगी, एक हो गया स्टेपीज इन दी यूरेशिया के रीजन में, और प्रेरीज हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका में। बाकी जो रीजन्स हैं वो सारे के सारे कहां पर है, दे आर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इन द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द नैरोनेस ऑफ द टेम्परेट पोर्शंस ऑफ द सदर्न कॉन्टिनेंट्स। अब ये इस लाइन का क्या मतलब है ना, पहले ये लाइन पूरी पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे इसका मतलब क्या है। कि सदर्न हेमिस्फीयर में ड्यू टू नैरोनेस ऑफ द टेम्परेट पोर्शंस ऑफ द सदर्न कॉन्टिनेंट्स द ग्रासलैंड्स आर रादर रेस्ट्रिक्टेड एंड लेस कॉन्टिनेंटल। तो यहां पर देखिए ये एक्सटेंसिव नहीं है, ये बहुत ज्यादा फैले हुए नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है। और यहां पर कॉन्टिनेंटलिटी, जैसे हमने यहां देखा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो भी हैं, चाहे हमने दोनों बात करी, आप मैप पे फिर से देखिए, चाहे हमने स्टेपीज की बात करी या फिर हमने प्रेरीज की बात करी, ये पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर है ना। इनमें कहीं पर भी ऐसा कोई वाटर बॉडी आपको आसपास देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, लेकिन साउथ में क्या है कि जो
टेम्परेट पोर्शंस हैं या जो टेम्परेट रीजन्स हैं वो थोड़ा सा कैसे हैं, नैरो हैं। एक चीज तो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए या पता होगी भी कि हमारा जो ओवरऑल अर्थ है उसमें जो लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है। ये चीज आप यहां से देख भी सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास काफी ज्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जब लैंड मास कम है और नीचे की तरफ को आप अगर देखें, अफ्रीका पर अगर आप नजर डालें और आप साउथ अमेरिका पर अगर नजर डालें, तो ये नीचे की तरफ को थोड़ा सा क्या होते जाते हैं, नैरो या पतले से होते जाते हैं। तो इसकी वजह से जो ये टेम्परेट पोर्शन है वो काफी नैरो है और इसी वजह से जो यहाँ के ग्रासलैंड्स है वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं है और वहां पर जो कॉन्टिनेंटल पोर्शन है वो ऑब्वियसली फिर कम हो जाएगा। अब इसके बाद अर्जेंटीना में हम आ जाते हैं, दैट इज इन दी साउथ अमेरिका। वहां पर इनको बोला जाता है पैम्पास। देखिए फिर से एक नाम आया, अर्जेंटीना में इनको बोला जाता है पैम्पास। यहां पर मैप में भी आप ये देख सकते हैं। तो साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड या अर्जेंटीना के ग्रासलैंड्स का नाम क्या होगा, दे आर नोन एज पैम्पास। आई होप क्लियर है। और यूरुग्वे में, मतलब साउथ अफ्रीका, मैं साउथ अमेरिका इसीलिए बोल रहा हूं कि अर्जेंटीना और यूरुग्वे वाले रीजन में इनको पैम्पास बोलते हैं। द ग्रासलैंड एक्सटेंड्स राइट टू द सी एंड इंजॉय मच मैरीटाइम इन्फ्लुएंसेस। यानी कि यहां पर आप देखिए ये समुद्र के पास है ना। यहां पर ये कौन सा वाटर बॉडी है, दिस इज योर अटलांटिक ओशन, है ना। और अटलांटिक ओशन से ये बिल्कुल लगते हुए हैं। अब ये वाटर बॉडीज से अगर बिल्कुल लगते हुए हैं या उसके जस्ट पास में है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत मैरीटाइम इफेक्ट जो है, या फिर आप कह सकते हैं जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अ वाटर बॉडी है, वो देखने को मिल सकता है। साउथ अफ्रीका में आ जाए तो वहां पर जो ग्रासलैंड्स है, दे आर सैंडविच्ड बिटवीन द ड्रेकन्सबर्ग एंड द कालाहारी डेजर्ट, है ना। वहां पर क्या हो रहा है कि ड्रेकन्सबर्ग और कालाहारी डेजर्ट के बीच में आपको ये देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहां पर ये बिल्कुल वाटर बॉडी से लगे हुए नहीं है। एंड आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मोर ट्रॉपिकल बुश वेल्ड इन द नॉर्थ एंड मोर टेम्परेट दैट इज हाई वेल्ड इन द साउथ। तो यहां पर बेसिकली सबसे पहली चीज तो यह है कि अफ्रीका के जो ये ग्रासलैंड्स हैं उनको वेल्ड बोलते हैं, ठीक, पहली चीज। और उसको भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करा है कि जो ट्रॉपिकल होगा, मतलब जो नॉर्दर्न पार्ट होगा, उसको बोला जाएगा बुश वेल्ड, और जो टेम्परेट होगा, मतलब जो सदर्न पार्ट में होगा, उसको बोला जाएगा हाई वेल्ड। ठीक है, यहां पर आप इसको देख सकते हैं, दीज आर योर वेल्ड्स ऑफ अफ्रीका। अब यहां पर एक चीज बोली है, द वर्ल्ड, जो वर्ड है वेल्ड, ये एक डच वर्ड है गिवन बाय द अर्ली पायनियर डच फार्मर्स हु केम टू सेटल हियर। यानी कि ये उन लोगों ने नाम दिया था जो डच फार्मर्स थे और वो पहली बार यहां पर रहने आए थे। पायनियर का मतलब वही होता है कि किसी भी फील्ड में जिसने कोई काम पहली बार किया हो उसको बोला जाता है पायनियर। तो डच फार्मर्स जो है, वो यहाँ के जो पायनियर डच फार्मर्स जो यहाँ पर रहने आए थे इस रीजन में, उन्होंने ये नाम दिया था, दैट इज वेल्ड। इसका मतलब होता है फील्ड, लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है फेल्ट। ठीक है, इसको वेल्ड नहीं बोलते। मैंने आपको ऊपर से बोला कि इसको वेल्ड बोलते हैं, वेल्ड नहीं है, दिस इज नोन एज फेल्ट। ठीक है, मैं जानबूझ के उसको ये नहीं मतलब बोल रहा था फेल्ट, क्योंकि यहां पर ये चीज लिखी थी तो मुझे ये चीज आपको समझानी थी, तो इसको ध्यान रखेंगे, फेल्ट बोला जाता है। अब जैसे आप लोगों को ये चीज पता होगी कि एक गाड़ी का नाम है, दैट इज, इसको लिखते हैं वॉक्सवैगन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है वी से, बोलते हैं वॉक्सवैगन, मतलब लिखते हैं फॉक्सवैगन लेकिन बोलते हैं इसको फॉक्सवैगन। ठीक है, एफ बोलते हैं ना कि वी, वॉक्सवैगन नहीं बोलते, इसको फॉक्सवैगन बोलते हैं। तो उसी तरीके से ये जो स्पेलिंग लिखी गई है, इसको वेल्ड नहीं बोलेंगे, VELD विल बी प्रोनाउंस्ड एज फेल्ट। आई होप क्लियर है। अब इसके बाद एक ही रीजन बचा हुआ है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया का। वहां पर जो ग्रासलैंड्स हैं, दे आर बेटर नोन एज डाउन्स, उनको बोला जाता है डाउन्स, एंड आर फाउंड इन द मरे डार्लिंग बेसिन ऑफ द सदर्न ऑस्ट्रेलिया। वहां की जो दो नदियां हैं, दैट इज द रिवर, एक है वहां की मरे और दूसरी है डार्लिंग, तो उनका जो बेसिन है सदर्न ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर ये पाया जाता है। यहां पर आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नाम हो गए, ये 5 नाम आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं, है ना। कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेपीज, प्रेरीज, पैम्पास, वेल्ड या फेल्ट या डाउन्स, ये सारे के सारे में क्या कॉमन है। तो आपको ध्यान रखना है कि दे आर नथिंग बट योर ग्रासलैंड्स। ठीक है, और कैसे ग्रासलैंड्स हैं, दे आर नॉट ओनली द ग्रासलैंड्स बट दे आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि स्टेपीज जो है वो यूरेशिया में बोला जाता है, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में बोला जाता है, पैम्पास साउथ अमेरिका में बोला जाता है, अर्जेंटीना यूरुग्वे वाले रीजन में पाए जाते हैं, और फेल्ट जो है वो क्या बोला जाता है, वो कहां पर बोला जाता है, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, और डाउन्स इनको बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे करके बिल्कुल अच्छे से डिटेल में याद रखिएगा। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में अगर नहीं भी पूछा जाएगा, अगर आप एसएससी की तैयारी, स्टेट PCS जो होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं,
CDS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, NDA की तैयारी कर रहे हैं, या फिर UPSC के कुछ CAPF के एग्जाम होते हैं, है ना, जो आपके पुलिस फोर्सेस CISF वगैरह होते हैं, इनमें जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती है उसके लिए UPSC के एग्जाम कराता है, दैट इज UPSC CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, दैट इज AC, असिस्टेंट कमांडेंट। काफी अच्छा एग्जाम होता है, काफी अच्छी पोस्ट होती है, और UPSC का एग्जाम है तो उसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो भी अच्छा रहता है, तो वहां पर इस तरीके के सवाल जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। वन ऑफ दी मोर एग्जाम जो UPSC करवाता है वो है CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम है और इसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो काफी अच्छे मिल सकते हैं आपको। तो कभी अगर आप मान लीजिए UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन देखते हैं या देखना चाहते हैं, देखने चाहिए जरूर, तो वो CAPF के क्वेश्चन भी जरूर देखिएगा जो असिस्टेंट कमांडेंट वाले होते हैं, है ना। इसमें बेसिकली एक LDCE भी होता है, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क, उसके नहीं करने हैं आपको, असिस्टेंट कमांडेंट वाले कर सकते हैं। और CDS जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, इसके भी क्वेश्चंस जरूर आप देख सकते हैं, क्योंकि UPSC का लेवल जो है वो उससे आपको थोड़ा बहुत पता लग सकता है। हालांकि सिविल सर्विसेज का लेवल इन सब एग्जाम से ऊपर है, ये आप लोगों को ही पता है, लेकिन फिर भी एक आइडिया थोड़ा सा आप लोग जो है वहां से भी ले सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि कहां पर इस तरीके का जो क्लाइमेट है वो पाया जाता है। अब इसका नाम स्टेपी क्यों पड़ा है? स्टेपी नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि स्टेपी जो टाइप ऑफ ये ग्रासलैंड्स हैं वो सबसे ज्यादा बड़े हैं, है ना, तो इसीलिए बड़े के नाम पर इनका नाम पड़ा हुआ है ना। अब जैसे क्लाइमेट की अगर हम बात कर लें तो टेम्परेचर उसमें आएगा सबसे पहले। अब देखिए, देयर लोकेशन इन द हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स मीन दैट दे हैव लिटिल मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। मतलब इन जनरल हम बात करें तो ये, क्योंकि हमने टॉपिक का जो नाम है, चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, है ना, तो यानी कि ये कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो कॉन्टिनेंट के अंदर होने की वजह से क्या है कि यहां पर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बहुत कम है। तो वही मैंने आपको हर चैप्टर में ये चीज बताई है कि वो कॉन्टिनेंटलिटी वाला जो इफेक्ट है ना, वो क्या कंसेप्ट है, उसको कैसे अप्लाई करना है, वो आपको बिल्कुल अच्छे से, अब तक तो आई थिंक आप थॉरो हो चुके होंगे उससे, है ना, लेकिन उसको आप बिल्कुल ध्यान रखना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, खासकर जब हम क्लाइमेट वगैरह की बात कर रहे हैं तब। तो इसलिए इनका जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल है विद एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, और मैंने बताया कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में यही होगा, जहां पर भी लैंड ज्यादा होगी, वाटर बॉडी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वहां पर क्या होगा कि टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होंगे, यानी कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म होगा और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड होगी। अगर आप नॉर्मल बात करें इंडिया का एग्जांपल लेके, तो इंडिया में जो इस तरीके का टेम्परेचर या क्लाइमेट पाया जाता है वो आपको नॉर्थन वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा। नॉर्थ में भी मतलब आप पूरा जम्मू कश्मीर तक मत जाइएगा, क्योंकि वहां का क्या है कि एल्टीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा है, तो वहां पर बर्फ वगैरह पड़ती है, इसलिए ठंड रहती है। आप नॉर्दर्न में अगर मैं बात करूं तो आप आ जाइए राजस्थान, आप आ जाइए दिल्ली, आप आ जाइए UP, आप आ जाइए बिहार, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि गर्मी के दिनों में जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। ऑब्वियसली पंजाब हरियाणा को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, है ना, तो टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, और सर्दी के दिनों में वहां पर उतना ही ज्यादा सर्दी भी पड़ती है ना, फॉग वगैरह जो इन रीजन्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यही चीज लिखी है कि जो समर्स हैं दे आर वेरी वार्म, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, ओवर 66 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का टेम्परेचर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इन्होंने एक एग्जांपल कहाँ का लिया है, दैट इज विनीपेग। विनीपेग में अगर आपको दिखाऊं तो नॉर्दर्न अमेरिका में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, दिस इज योर विनीपेग। तो ये इन्होंने एक जगह का एग्जाम्पल लेके यहाँ पर समझाया है। और बात कब की करी है, जुलाई की। क्यों? क्योंकि जुलाई में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जुलाई का जो महीना है वो कैसा होगा, दैट विल बी समर। और दूसरी इन्होंने जो जगह ली है जिसका एग्जांपल दिया है, दैट इज प्रिटोरिया। प्रिटोरिया कहां पर है, प्रिटोरिया इज इन साउथ अफ्रीका, तो ये आपका सर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, इसलिए सर्दर्न हेमिस्फीयर में जो समर होगा दैट विल बी इन जनवरी। तो इसने ये बताया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है समर में, और सर्दर्न हेमिस्फीयर में भी जब गर्मी का मौसम है, समर का मौसम है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लगभग 72 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हो रहा है। इसके बाद जो विंटर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी कोल्ड, सर्दियों में यहाँ पर ठंड भी बहुत ज्यादा है इन दी कॉन्टिनेंटल स्टेपीज ऑफ यूरेशिया बिकॉज ऑफ द एनॉर्मस डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट सी। फिर वही बात आ गई कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट, कि समुद्र से ये बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पर जो सर्दी है वो भी बहुत ज्यादा हो रही है। द विंटर मंथ्स आर वेल बिलो फ्रीजिंग एंड इन विनीपेग द जनवरी रीडिंग इज -4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तो विंटर मंथ्स में जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। और विनीपेग का ही जो इन्होंने एग्जांपल लिया है, जो आपको दिखाया नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के पास, वहां पर
क्या हो रहा है, जनवरी मतलब प्रेरीज के पास, मतलब प्रेरीज का ही ये रीजन है ना, जो इन्होंने यहाँ पर ये फिगर बनाया है उसके पास। तो वहाँ पर क्या बोला है कि टेम्परेचर जो है सर्दियों में -4 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, ध्यान रखेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है दैट इज़ योर फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या फिर आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, विच इज़ नथिंग बट इक्विवेलेंट टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो -4 फ़ारेनहाइट यानी कि 32 से 36 डिग्री नीचे, है ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, यह सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर नीचे जा रहा है। आई होप कि ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। आप ये चीज़ यहाँ पर देख भी सकते हैं, 0 से नीचे यहाँ पर बना हुआ है ये जनवरी के महीने में लगभग, है ना। अब आगे देख लेते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ को अगर आप और भी गौर करें तो जो टेम्परेचर की रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 70 डिग्री के आसपास टेम्परेचर की रेंज है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो इसलिए टेम्परेचर की जो रेंज है वो तो अपने आप में ही ज़्यादा ऑब्वियसली होगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो एनुअल टेम्परेचर की रेंज है साउथ में, क्योंकि ये रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया में दिया गया है, साउथर्न हेमिस्फीयर में है, तो वहाँ पर जो रेंज है वो थोड़ा सा कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि ये भी मैं आपको बताया कि सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाया भी मैंने, है ना, थोड़ा सा क्या है कि जो आपका मैरीटाइम इफेक्ट है वो होगा, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द वाटर बॉडीज होगा, क्योंकि वो वाटर बॉडीज के पास है, तो इसलिए यहाँ पर जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। आई होप इस बात को आप समझ गए। इन कॉन्ट्रास्ट द स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज नेवर सीवियर। यही चीज इसने यहाँ पर अब समझाई भी है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो सीवियर नहीं है। सीवियर मतलब गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है। विंटर्स वहां पर माइल्ड है, दैट द मीन टेम्परेचर फॉर एनी ऑफ द विंटर मंथ्स इज यूजुअली बिटवीन 35 to 55 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। सर्दियों के दिनों में भी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत नीचे 0 के आसपास या माइनस में नहीं जा रहा है, 35 से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास वो बना हुआ है, 35 to 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इवन इन मिड विंटर जुलाई इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर एक्सेप्शनल। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर चला जाता है, बट वो एक एक्सेप्शनल है, वो एक अपवाद है। अदरवाइज अगर हम जनरल बात करें, जनरल सेंस में, तो यहाँ के जो विंटर्स हैं वो माइल्ड है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पर नहीं पड़ती है। इसके बाद प्रिटोरिया जो उन्होंने लिया है, द स्टेशन चूजन टू इलस्ट्रेट द स्टेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ 52 डिग्री फ़ारेनहाइट इन द मिड विंटर, है ना। जुलाई, क्योंकि जुलाई वहाँ पर क्या है, देखिए फिर से आप इस चीज़ को लेकर डाउट कर सकते हैं या आपके मन में कभी कोई कंफ्यूजन आ सकता है कि जुलाई के महीने में हम मिड विंटर कैसे कह रहे हैं जुलाई में। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जनरली किसी भी चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो हम रिलेट सबसे पहले उस चीज़ से करते हैं जो चीज़ हमने या तो फील की है, एक्सपीरियंस की है, या जो हमारे सबसे नज़दीक है। अब जुलाई हमारे मन में एक बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। हमारे मन में क्या बना हुआ रहता है कि लगभग अप्रैल से लेकर अगर हम सितंबर अक्टूबर तक की बात कर रहे हैं तो वो गर्मी के महीने हैं। वो गर्मी के महीने हैं हमारे हिसाब से, मतलब इंडिया के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। लेकिन ये बात कहाँ की हो रही है, ध्यान यही रखना है कि ये बात हो रही है प्रिटोरिया की, और प्रिटोरिया कहाँ पर है, मैंने आपको बताया सदर्न हेमिस्फीयर में। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, जुलाई के महीने में सर्दी होगी, मिड विंटर, यानी कि वो सर्दी का मध्य है। वहां पर टेम्परेचर आप देख लीजिए 52 डिग्री फ़ारेनहाइट उस समय भी है, एंड दैट इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, सबसे ज्यादा ठंडा महीना है वहां पर। लेकिन फिर भी टेम्परेचर जो है वो 52 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं गया है। स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सदर्न कॉन्टिनेंट ऑल्सो शो अ माइल्ड विंटर, यानी कि ये तो उन्होंने एक ही जगह का लेके बताया है, लेकिन ये भी बोला है कि अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर के या सदर्न कॉन्टिनेंट्स के और जगह का भी अगर स्टैटिस्टिक्स या डेटा को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि वहाँ का भी जो विंटर है वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ माइल्ड विंटर। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है जोहानिसबर्ग इज अगेन इन अफ्रीका, और वो भी साउथ अफ्रीका में है। वहाँ पर जुलाई का जो मीन टेम्परेचर यानी कि मिड विंटर में है वो कितना है, 49 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। इसके बाद ब्यूनस आयर्स की बात कर ले, ब्यूनस आयर्स इज नथिंग बट द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में, है ना, जहां पर आपके क्या हो रहे हैं, वेयर यू हैव द पैम्पास। तो वहां का भी टेम्परेचर आप देख लीजिए 49 डिग्री फ़ारेनहाइट जा रहा है। अगर हम मिल्डूरा की बात कर लें, मिल्डूरा आपका ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज मरे डार्लिंग बेसिन के पास, वहां पर भी 49 डिग्री फ़ारेनहाइट ही जा रहा है। तो ये स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर के क्लाइमेट पर क्या हो रहा है, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द ओशंस देखने को मिल रहा है, बिल्कुल क्लियरली देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर्स हमें ये चीजें बिल्कुल क्लियर तौर पर बता रही हैं। अब ये जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है दैट इज ग्रेट, अ डिस्टिंक्ट रिजल्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी। ग्रेट मतलब बोला जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लेकर, है ना। नाम भी मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लेकर ही दिया गया है, दैट इज द स्टेपीज।
और उसी के हिसाब से बात की जा रही है कि जो एनुअल रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा है। मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई भी है ना, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई भी कि गर्मी के दिनों में अगर आप ये विनिपेग की बात करेंगे जो कनाडा के प्रेरीज हैं, वहाँ पर टेम्परेचर की जो रेंज है वो 70 डिग्री की है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर चला जा रहा है 66 डिग्री फ़ारेनहाइट तक और सर्दियों में हो जा रहा है वो कितना, -4 डिग्री के आसपास। तो इसलिए 70 डिग्री की रेंज यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी में आगे क्या लिखा है देखिए कि विंटर्स आर सो कोल्ड दैट पार्ट्स ऑफ द यूरेशियन स्टेपी आर स्नो कवर्ड फॉर सेवरल मंथ्स, यानी कि यहाँ पर सर्दी में ठंड इतनी ज़्यादा है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री से नीचे अगर टेम्परेचर जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि स्नोफॉल तो यहाँ पर होगा ही। तो काफ़ी महीनों तक यहाँ पर ऐसे रीजन्स पाए जाते हैं जो स्नो कवर्ड या बर्फ से ढके हुए रहते हैं। स्नो मेल्ट्स विद द रिटर्न ऑफ स्प्रिंग एंड बाय मिड समर टेम्परेचर सोर टू ओवर 65 डिग्री। अब जैसे जैसे सर्दी कम होगी, स्प्रिंग सीजन आएगा या आप कह सकते हैं जो बसंत ऋतु होती है वो आएगी, फिर जब धीमे धीमे गर्मी आनी शुरू होगी तो बर्फ़ क्या होगी, बर्फ़ पिघलेगी और टेम्परेचर फिर से धीमे धीमे बढ़ने लगेगा और लगभग वो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाएगा। इट इज़ रियली हॉट फॉर इट्स लैटिट्यूड, ये इस लैटिट्यूड में के हिसाब से जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। अब उन्होंने फिर से एक जगह का नाम दिया है, दैट इज़ कीव। कीव अगर आप देखेंगे तो ये यूक्रेन की कैपिटल है, ठीक है। यूक्रेन आपका बेसिकली जो यूरेशिया के रीजन में ही पाया जाता है। वहाँ पर आप देखेंगे कि समर का जो मिड समर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 67 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है। द स्टेशंस इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड इवन हायर टेम्परेचर्स, वहाँ पर का जो टेम्परेचर है वो और भी ज़्यादा है, 69 डिग्री फ़ारेनहाइट इन जोहान्सबर्ग, 74 डिग्री इन ब्यूनस आयर्स एंड 77 इन मिल्डूरा। लेकिन बात वही है कि टेम्परेचर हालांकि सर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर्दियों में उतने ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर कोल्ड नहीं है, माइल्ड ठंडा हो रहा है, माइल्ड विंटर्स है। तो इसकी वजह से जो एनुअल रेंज है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम है और जो आपकी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द 2 सेलेक्टेड स्टेशंस गिवन दैट देयर इज अ ट्रिमेंडस डिफरेंस बिटवीन द एनुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, अगेन अ फैक्टर ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी। मैंने आपको फिर से यही चीज़ बता दी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंटल इफेक्ट ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा, उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो जितने भी ये एरियाज़ हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात कर लें तो प्रेरीज आ जाएगा, यूरेशिया की आप बात कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टेपीज आ जाएगा। तो वो क्या है, पूरे के पूरे तरीके से कॉन्टिनेंट के अंदर है, वहाँ पर आसपास कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, या फिर हम ये कहें कि जो नियरेस्ट वाटर बॉडी है वो भी उनसे काफ़ी दूर है। तो उस वाटर बॉडी का मॉडरेटिंग इफेक्ट इन तक नहीं आ पा रहा है, तो इस वजह से ये क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है। अब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चीज़ है कि एक तो कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये आपके एरियाज़ हैं, जिन रीजन्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना, यूरुग्वे के पास वाले पेम्पास की बात कर लें, अफ्रीका के साउदर्न रीजन में हम फेल्ड्स की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न रीजन में हम डाउन्स की बात कर लें, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा थोड़ा आपको वाटर बॉडी आसपास दिख रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मॉडरेटिंग इफेक्ट होगा। तो इसकी वजह से ही मैंने आपको बताया कि जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है, जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है और सर्दर्न हेमिस्फीयर में कम है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द है जो कंसेप्ट आपको समझना है और हर जगह इसको अप्लाई करना है, दैट इज़ दी कॉन्टिनेंटलिटी। ठीक है, मैं बार बार इन चीज़ों को, अब किसी को लग सकता है, किसी को जो होता है बोर भी हो सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर फोकस कर रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जो कंसेप्ट आप लोग भूल सकते हैं या जो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर बार बार फोकस करना, बार बार आप लोगों का ध्यान उस तरफ ले जाना मेरा ये काम है। अदरवाइज बुक तो आप सभी लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए मेरी कोई ज़रूरत या हमारे इन वीडियोस की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चीज़ों को समझना, अपने माइंड को और ज़्यादा ओपन रखना, चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ के याद नहीं करना, बल्कि एनालाइज करना, और कंसेप्ट अगर आपने कोई सीखा है तो उसको अप्लाई करना, यही हमारे वीडियोस का और यही हमारे होने का फ़ायदा है, मकसद है। अदरवाइज बुक तो आप सभी लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, यही चीज़ इसने जो है डेटा से बताई है कि विनिपेग की जो रेंज है वो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, वो मैंने आपको दिखा दिया, और नियरली 3 टाइम्स एज ग्रेट एज दैट ऑफ प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में ये लगभग 26 डिग्री फ़ारेनहाइट की ही एनुअल रेंज देखने को मिल रही है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिटोरिया में जो रेंज है वो इसने हालांकि 20 दिखाई है, कहीं और की अगर हम बात करें तो सदर्न में जो है वो 26 डिग्री तक के आसपास हो सकती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस 70 डिग्री ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
रीडिंग्स टेकन इन वेरियस अदर स्टेशंस ऑफ नॉर्दर्न एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर कंफर्म्स दिस ट्रेंड। तो और जगह की अगर हम रीडिंग लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की, तो वहां से भी हमें यही ट्रेंड पता लगता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एनुअल रेंज है वो बहुत ज़्यादा है और सर्दर्न हेमिस्फीयर में कम है। द एनुअल रेंज फॉर मुगडेन इन मंचूरिया, मंचूरिया कहाँ पर है मैंने आपको दिखाया था ऊपर, है ना, जहाँ पर स्टेपीज क्लाइमेट में बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन है तो वहाँ पर बन रहा है मंचूरिया। वहाँ की एनुअल रेंज 69 डिग्री फ़ारेनहाइट है, बहुत ज़्यादा। और उसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं एनुअल रेंज ऑफ द मोर मैरीटाइम स्टेशंस ऑफ जोहान्सबर्ग, ब्यूनस आयर्स एंड मिल्डोरा इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर आर वेरी मच स्मॉलर। यहाँ की जो एनुअल रेंज है वो बहुत कम है, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, 28 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतनी बस। तो आई होप टेम्परेचर को लेकर जो भी मैंने आपको बातें बताई है वो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद बात करेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब इन दी फॉर्म ऑफ रेनफॉल या कोई और भी तरीके का प्रेसिपिटेशन होता है, वो अभी हम देखते हैं। तो कॉन्टिनेंटल पोजीशन होने की वजह से दी एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्टेपी क्लाइमेट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी लाइट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कॉन्टिनेंट के पास है, मतलब कॉन्टिनेंट के पूरे अंदर है, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पर बारिश कम होगी, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एवरेज रेनफॉल जो है वो अबाउट 20 इंचेस के आसपास ली जा सकती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत क्या होगा कि लोकेशन के हिसाब से वेरी करेगी। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि स्टेपी क्लाइमेट जो है वो, मतलब जो स्टेपी वाला रीजन है वो बहुत बड़े रीजन में फैला हुआ है स्टेपी क्लाइमेट, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो रीजन कॉन्टिनेंट के जितना ज़्यादा अंदर होगी वहाँ पर रेनफॉल उतनी कम होती जाएगी, और जो थोड़ा बहुत अगर वाटर बॉडी के नज़दीक होगी या करीब होगी वहाँ पर थोड़ा बहुत रेनफॉल ज़्यादा होगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ की जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम है। एनुअल रेनफॉल सिर्फ 20 इंच के आसपास यहाँ पर होती है। विनीपेग में अगर हम बात कर लें, नॉर्दर्न अमेरिका, याद रखिए प्रेरीज, यहाँ पर 20 इंच की बारिश हो रही है विद डिस्टिंक्ट समर मैक्सिमम फ्रॉम कन्वेक्शनल सोर्सेज, यानी कि 20 इंच की बारिश हो रही है ओवरऑल, और उसमें से भी समर मैक्सिमम यानी कि गर्मियों के दिनों में ज़्यादा बारिश होगी, और वो भी कन्वेक्शनल सोर्सेज की वजह से। मतलब यहाँ पर का जो टाइप ऑफ रेनफॉल होगा दैट विल बी कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल मैंने आपको बताया है, जब ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म होती है, एयर राइज करती है ऊपर जाके, फिर हमने जो वो देखा था लैप्स रेट कि ऊपर जाएगी तो एयर ठंडी होगी तो फिर उसमें से बादल बनेंगे और उसमें से फिर बारिश होगी, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ पर होगा। और वही चीज़ लिखी गई है, कन्वेक्शनल रेनफॉल कब होगा, जब कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाएंगे, इंटेंसली गर्म हो जाएंगे। द हैवीएस्ट रेन कम्स इन द मिडल ऑफ द एयर विद 3.1 इंचेस ईच इन जून एंड जुलाई, है ना। सबसे ज़्यादा बारिश जो हो रही है वो यहाँ पर जून और जुलाई के महीने में हो रही है, और जून और जुलाई क्या होगा यहाँ के लिए, समर होंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। इसके बाद मोस्ट ऑफ द विंटर मंथ्स हैव अबाउट एन इंच ऑफ प्रेसिपिटेशन ब्रॉट बाय द ओकेजनल डिप्रेशंस ऑफ द वेस्टर्लीज एंड कमिंग इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो विंटर के टाइम पर यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है वो दो तरीके का हो गया, एक तो हो गया रेनफॉल, दूसरा हो गया आपका स्नो, यानी कि जो बर्फ वगैरह पड़ रही है वो। और बर्फ क्यों पड़ रही है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि टेम्परेचर जो है सर्दियों के दिनों में वो माइनस में चले जा रहे हैं, इसलिए बर्फ पड़ रही है, पहली बात। और सर्दियों के दिनों में जो बारिश होगी उसका कारण क्या है, दैट इज डिप्रेशन, वेस्टर्लीज की वजह से जो डिप्रेशंस बढ़ेंगे उसकी वजह से थोड़ा बहुत बारिश यहाँ पर होगी। इन मैनी अदर कॉन्टिनेंटल स्टेशंस द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज इवन लेस। बाकी जगहों पर जो प्रेसिपिटेशन है, एनुअल प्रेसिपिटेशन, वो और भी कम हो रहा है, लेकिन जो जनरल पैटर्न है वो ऐसा ही रहेगा कि मोस्ट ऑफ द रेन फॉलिंग इन द समर, यानी कि गर्मियों के दिनों में ही मैक्सिमम बारिश होगी, कहीं पर थोड़ा ज़्यादा कहीं पर थोड़ा कम जो है वो हो सकती है। इसके बाद जो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है ऑफ द स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर इज इवन बेटर ब्रॉट आउट बाय द रेनफॉल रिजीम, क्योंकि हम ये तो बात कर ही रहे हैं, हमने टेम्परेचर में भी देखा कि मैरीटाइम इन्फ्लुएंस या कॉन्टिनेंटल ये जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है या मॉडरेटिंग इफेक्ट है वाटर बॉडीज़ का, वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, टेम्परेचर से वो चीज़ क्लियर है। लेकिन प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें या रेनफॉल की अगर हम बात करें, उसको अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें रेनफॉल के बारे में, तो हमें थोड़ा सा ये जो पिक्चर है मैरीटाइम इफेक्ट वाली या मॉडरेटिंग इफेक्ट वाली वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इसकी जो एनुअल रेनफॉल है इज ऑलवेज मोर देन द एवरेज 20 इंचेस। यहाँ पर थोड़ा सा बारिश जो है वो ज़्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ द वार्म ओशियन करेंट्स दैट वॉश द शोर ऑफ द स्टेपी लैंड्स हेयर, क्योंकि यहाँ पर वार्म ओशियन करंट्स हैं। अब ये वार्म ओशियन करंट्स यहाँ पर एरो बनाए गए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर नाम नहीं बताऊंगा। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हमने ओशियन करंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं, है ना। मैंने आपको अटलांटिक ओशन का सर्कुलेशन समझाया है, इंडियन ओशन का सर्कुलेशन समझाया है, पैसिफिक ओशन का समझाया है। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी या ये आपका काम बनता है कि मुझे आप ये तीनों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनका नंबर, दैट इज़ 1, ये वाला ओशन करंट 2, और ये वाला जो है दैट इज़ 3।
तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये 1, 2 और 3 जो ओशन करंट्स हैं वो कौन से हैं, है ना। वार्म है ये तो लिखा हुआ है, और ये तो आप एरो की डायरेक्शन देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर से नीचे की तरफ को आ रहे हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ को आ रहे हैं, तो गर्म होंगे, है ना। ये चीज़ तो मैंने आपको वहाँ पर ओशन करंट्स पढ़ाते समय समझाई है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से, डिटेल तरीके से समझाया है आपको कि कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ओशन करंट वार्म है यानी कि गर्म है, या कौन सा कोल्ड है यानी कि ठंडा है ना। तो ये चीज़ तो आप समझ गए कि इक्वेटर की तरफ से आ रहे हैं तो ये वार्म होंगे। लेकिन 1, 2, 3 जो है ये मुझे आप नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कौन से हैं। इसके बाद आगे देख लीजिए, प्रिटोरिया हैज एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 26 इंचेस विद द वेटेस्ट मंथ्स इन नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, जो यहाँ का समर सीजन है। यानी कि यहाँ पर भी आप समझिए कि समर सीजन में ही बारिश हो रही है। अब उसका समर सीजन नवंबर दिसंबर में है तो वो अलग बात है, लेकिन बारिश जो है वो ज़्यादा समर सीजन में ही हो रही है। और यहाँ की जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो 26 इंच के आसपास है। यहाँ पर 3 महीने ऐसे हैं, जून, जुलाई, अगस्त, जब बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। तो बिल्कुल बारिश नहीं होगी तो ये कैसा पीरियड हो जाएगा, दिस विल बी द पीरियड ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट मतलब यहाँ पर सूखा पड़ेगा। दैट मे हैव सच अ डिजास्टर्स इफेक्ट ऑन द शीप रेयरिंग इंडस्ट्री हियर। तो जो यहाँ पर भेड़ चराने वाली इंडस्ट्री है, जो शिप रेयरिंग इंडस्ट्री है, जिसमें से बेसिकली शिप्स को पाला जाता है, उनके प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे इस समय पर। क्यों? अब ये देखिए आगे जाके नेचुरल वेजिटेशन में हम लोग हालांकि समझेंगे, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ग्रासलैंड है, यानी कि घास वगैरह यहाँ पर है। अब शीप जो है, जो भेड़ है, उसको खाने को क्या चाहिए, वो घास खाएगा। और जिस समय ड्राउट पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, उस समय घास भी थोड़ा सा क्या हो जाएगी, हरी भरी घास रहेगी नहीं, घास भी सूख जाएगी। तो उस वजह से ये जो शीप रेयरिंग इंडस्ट्री है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड या प्रभावित होती है। इसके बाद जो ड्राई सीजन है, दैट इज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड इन दी टेम्परेट ग्रासलैंड्स एडजॉइनिंग डेजर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल इन ऑस्ट्रेलिया। और ये जो ड्राई सीजन है वो और भी ज़्यादा आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। कहाँ पर? ऐसे टेम्परेट ग्रासलैंड्स पर जो डेजर्ट के पास है। स्पेसिफिकली अगर हम बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की तो वहाँ पर मिल्डूरा, जो कि ऑन द फ्रिंज ऑफ माली स्क्रब है ऑफ द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, एंड ऑल्सो इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हैज़ एन एनुअल रेनफॉल ऑफ ओनली 10.6 इंचेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो वो क्या है, फ्रिंज ऑफ द माली स्क्रब। माली स्क्रब हमने पिछले चैप्टर में बात करी है कि यहाँ पर जो बेसिकली आपका वार्म टेम्परेट वाला रीजन है, वहाँ पर इस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, है ना। और ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के पास भी है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसके ये रेन शेडो एरिया में है। रेन शेडो मतलब जो दूसरी साइड होती है पहाड़ की, वो है ना, जहाँ पर से हवा आ रही है, बारिश हो रही है, जिस साइड, उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं। और जो दूसरी साइड है दैट इज योर लीवर्ड साइड या फिर रेन शेडो साइड या रेन शेडो एरिया। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया है, बारिश कम हो गई है। और जगह हमने देखा कि 26 इंच तक बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10, साढ़े 10 इंच के आसपास की बारिश हो रही है। अब ऐसी जगहों में इरिगेशन यानी कि सिंचाई की व्यवस्था होना ज़रूरी है। दी अदर सर्दर्न हेमिस्फीयर स्टेशंस हैव मॉडरेट रेनफॉल। बाकी जो सर्दर्न स्टेशंस हैं सर्दर्न हेमिस्फीयर के, वहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल हो रही है। जोहानिसबर्ग की बात कर लें अफ्रीका में या स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पर 30 इंच की बारिश है। और अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में बात कर लें तो वहाँ की जो बारिश है वो 38 इंच के आसपास है। इसके बाद रॉकीज माउंटेन के, जो रॉकीज माउंटेन आपके नॉर्थ अमेरिका में है ना, कनाडा, यूएसए में, उसके ईस्टर्न स्लोप की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर एक लोकल विंड बहती है ना, लोकल विंड बहती है दैट इज सिमिलर टू द फोहन इन स्विट्जरलैंड। हमने लोकल विंड स्विट्जरलैंड में पढ़ा था जब हमने एल्प्स माउंटेन की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि एल्प्स माउंटेन का जो सर्दर्न पोर्शन है ना, उसके जो नॉर्दर्न पोर्शन में होता है वहां से विंड नीचे की तरफ को उतरती है। सर्दर्न साइड से ऊपर उठती है, नॉर्दर्न साइड से नीचे उठती है। अब वो नॉर्दर्न साउदर्न का कंसेप्ट भी मैंने आपको वहां पर मैप में समझाया है, ठीक है। वो अगर आप चीज़ों को क्लियरली फॉलो कर रहे हैं तो आप मेरी हर एक शब्द को फील कर पाएंगे। हर एक शब्द का, मेरे हर एक लाइन जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैं हर एक वर्ड बोल रहा हूं, और उस हर वर्ड का आप लोग मजा ले सकते हैं। बशर्त यही है कि आप लोग शुरुआत से लेकर चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर जैसे फोन विंड होती है, यहां पर चिनूक विंड है। चिनूक विंड जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है टू द प्रेरीज एंड हैज अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द लोकल पास्चर्स। अब वहां पर बेसिकली है क्या, मैं आपको अगर ये फिगर में समझाऊं तो देखिए, यहां पर चिनूक विंड बहेंगी, मतलब ये ऐसे करके अगर आपका रॉकीज माउंटेन है, साउथ वेस्ट विंड आपकी ऐसे आएगी, है ना, दिस इज योर साउथ वेस्ट विंड। तो ऐसे आएगी तो इसका जो ये वाली साइड होगी, मैं इसको थोड़ा सा
एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा अगर कलर करके समझाऊं तो ये मैंने एक बना दिया रेड, है ना, दूसरा मैं इस साइड बना देता हूँ ब्लू। ये होने को एक ही पहाड़ है, ठीक है, रॉकीज माउंटेन है। लेकिन जो ये रेड साइड है ये क्या होगी, ये आपकी होगी विंडवर्ड साइड, है ना, विंडवर्ड साइड होगी। तो यहां से जो ये साउथ वेस्ट विंड्स आ रही हैं ये इस पर टकराएंगी और ऊपर की तरफ को उठेंगी, ऊपर की तरफ को उठेंगी, बारिश होगी। उसके बाद ये नीचे बैठेंगी दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ से मतलब जो ये ब्लू वाला साइड मैंने दिखाया है यहां से ये विंड्स डिसेंड होंगी, नीचे को बैठेंगी। तो ये एक तरीके की गर्म विंड्स होंगी, दैट इज नोन एज चिनूक विंड्स, है ना, इनको यहां पर बोला जाता है, लोकल विंड्स है, इनको नाम है यहां पर चिनूक विंड्स। तो आई होप ये बात आप बिल्कुल यहां पर समझ गए। अब उसके बाद हो क्या रहा है, इट एक्चुअली कम्स विद द डिप्रेशंस इन विंटर और अर्ली स्प्रिंग फ्रॉम द पैसिफिक कोस्ट, असेंडिंग द रॉकीज एंड देन डिसेंडिंग टू द प्रेरीज। मैंने आपको वही बताया कि रॉकीज माउंटेन पे पहले ये उठेंगी और फिर आपका ये दूसरी तरफ से जाके प्रेरीज की साइड में ये डिसेंड हो जाएंगी, नीचे को बैठ जाएंगी। तो ये हॉट विंड है और ये टेम्परेचर जो है 20 मिनट के अंतर्गत ही 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर बढ़ा सकती है। अब इसका फायदा क्या है कि ये स्नो कवर्ड पास्चर जो है उनको, उनकी जो बर्फ है उसकी बर्फ को ये मेल्ट करेगी या बर्फ को पिघलाएगी, है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर, क्योंकि ये विनीपेग वाला रीजन याद कीजिए, टेम्परेचर मैंने आपको बताया सर्दियों में हो गया है -4 डिग्री के आसपास, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ेगी। तो जो पास्चर लैंड है, यानी कि जो ऐसे खेत हैं जहाँ पर कैटल्स वगैरह क्या करते हैं, घास खाते हैं, वो बर्फ से ढक जाएंगे। अब जब ये चिनूक विंड्स चलेंगी, और वो भी कब लिखा गया है, विंटर में या अर्ली स्प्रिंग में। अर्ली स्प्रिंग मतलब जिस समय विंटर थोड़ा सा कम हो रहा है, बसंत ऋतु आ रही है, उस समय क्या होगा कि ये चिनूक विंड चलेंगी, ये गर्म विंड्स हैं, तो ये बर्फ को क्या करेंगी, पिघलाएंगी। और बर्फ अगर पिघल गई तो पास्चर्स में जो घास वगैरह है वो अब लहलाने लगेगी, क्योंकि वैसे भी स्प्रिंग सीजन आ रहा है, थोड़ा सा मौसम गर्म होने लगा है। तो एनिमल्स कैन बी ड्रिवन आउट ऑफ डोर्स टू ग्रेज इन द ओपन फील्ड्स। इसका मतलब एनिमल्स को जो है वो घरों से बाहर निकाला जा सकता है, जहां पर उनको रखा गया है सर्दियों में, वहां से बाहर निकाला जा सकता है और ओपन फील्ड में जाके वो घास चर सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं। द एग्रीकल्चर एयर इज दस एक्सिलरेटेड, और इसीलिए जो एग्रीकल्चरल एयर है वो अब तेजी से चलने लगेगा। क्योंकि अभी तक तो क्या है, सर्दियों में बर्फ पड़ी हुई है, सारे के सारे खेत में बर्फ ही बर्फ है, पूरे ढके हुए हैं, तो वहां पर कुछ एग्रीकल्चर होगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे अब बर्फ पिघल रही है, चिनूक विंड्स आ रही है, स्प्रिंग का मौसम आ रहा है, तो उस समय यहाँ पर अब जो एग्रीकल्चरल एयर है उसकी शुरुआत एक तरीके से हो गई है। तो ये जो वहाँ के लोकल फार्मर्स हैं, दे वेलकम द चिनूक फॉर फ्रीक्वेंट, चिनूक मीन्स माइल्ड विंटर्स। वो लोग क्या करते हैं, जब चिनूक विंड चलती है तो उनको काफ़ी खुशी होती है, वो उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर जितनी ज़्यादा चिनूक विंड यहाँ पर चलेगी उतनी ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, विंटर्स माइल्ड होंगी, यानी कि विंटर्स यहाँ पर उतने ज़्यादा सर्द नहीं होंगे। और उससे फ़ायदा क्या होगा, विंटर्स अगर कम सर्द होंगे, बर्फ़ कम पड़ेगी, तो उनके जो पास्चर लैंड वगैरह है वो घास से नहीं ढकेंगे, तो उनके जो कैटल्स हैं वो भी ग्रेस कर सकते हैं। और अगर वो जो फार्मर्स हैं उनको कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए भी वो जो फील्ड्स वगैरह हैं, जो फार्म्स वगैरह हैं, उनका यूज़ प्रॉपर कर पाएंगे। तो आई होप कि क्लाइमेट और डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर मैं कहूँ टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर से हम लोग जो है नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप टेलीग्राम का हमारा जो चैनल है, जो ग्रुप है ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। फुल कोर्स में एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप लोग फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में वो कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। और मैंने आपको वही बताया कि थोड़ा बहुत जो है कोर्स वगैरह आप लोग परचेस करेंगे तो उससे हमारी भी हेल्प होगी और इवेंचुअली वो आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही उस पैसे का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे ओकुल हेल्प डेस्क की जो हमारी ईमेल आईडी है, दैट इज support@okul.co, उस पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इनके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी बात आप हम तक पहुंचाना चाहें, कोई फीडबैक्स हैं, कोई सजेशंस हैं, तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।